हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 प्री बोर्ड एग्ज़ाम साइंस का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। इसका फुल सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। इसका कोड आप लोग देख लीजिए, NM01 है। समय आपके पास टोटल 3 घंटे हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड अ एवं ब हैं। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट तत्पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर दीजिए। पहला खंड आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हल करना। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसकी हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, फोकस दूरी हमें कितना दे रखा है, F बराबर 20 सेंटीमीटर। और चूंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सूत्र क्या है, F बराबर R/2। इसको हम डिराइव कर सकते हैं, R बराबर 2F। अब F का मान हम लोग रख देंगे 40 सेंटीमीटर। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प है। पहला है 10 सेंटीमीटर, ये तो नहीं रहेगा। 20 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। 40 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर है, सी। दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का यूज होता है, अवतल लेंस। तीसरा है, एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इनमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी। इसको आइए देखते हैं। हमारे पास V कितना दे रखा है, V दे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और सामर्थ्य P हमारा है 30 वाट। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर I इंटू V, विद्युत धारा गुणे विभवांतर। इसको भी हम I बराबर P/V लिख सकते हैं। P का मान है 30 और V का मान है 12, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पचे 60, 2.5 एम्पियर। इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, 0.4 एम्पियर नहीं हो सकता, 2.5 एम्पियर ये आपका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक जूल नहीं है, कूलाम, ये आपका राइट आंसर है। इसलिए विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगले पेज पर चलते हैं। एक उत्तम ईंधन है, छठवां क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या जैव गैस। तो इसका राइट आंसर होगा जैव गैस। जैव गैस हमारा एक उत्तम ईंधन में आता है। फिर सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होगी। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक या फिर शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होती है। प्रथम पोषी स्तर मतलब उत्पादक स्तर। फिर यहाँ से हमारा खंड ख स्टार्ट हो रहा है। आठवां क्वेश्चन, यूरेनियम है क्षार धातु, अधातु, अस्थाई तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः संक्रमण तत्व। ठीक। नौवां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम की प्रतिपादन किसने किया था। मेंडलीफ ने, न्यूलैंड्स ने, मोसले ने या फिर डॉबरेनर ने।
इसका राइट आंसर है मोसले ने। 10वां है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। किसका आईयूपीएसी नाम? एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। तो आइए देखते हैं इसका एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है एथिल अल्कोहल का CH3CH2OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? OH, जिसको अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल। अब इसकी संरचना कैसी होगी? संरचना इसकी होगी CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2OH। अब नंबरिंग करेंगे 1 2, चूँकि क्रियात्मक समूह से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, इसलिए होगा 2 कार्बन है एथेन, 1 ऑल, इसलिए हो जाएगा एथेनॉल। चलिए ऑप्शन अब देख लेते हैं। पहला है मेथिनॉल, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है प्रोपेनॉल। इसका तो सही है एथेनॉल। 11वां क्वेश्चन है अधातु है, तो अधातु कौन सा है? पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका राइट आंसर है। ठीक। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3, H2SO4। इसका सही जवाब है HCN। कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन HCN सही जवाब है इसका। 13वां है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना आपका ऑक्सीकरण क्रिया है। फिर तीसरा खंड यहाँ से है उपखंड ग। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या होती है 2, 4, 6 या 8। तो चवर्णक दांत का आकार चौकोर होता है जो कि भोजन चबाने के लिए होता है। तो इनकी संख्या होती है 3 जोड़ी, यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जोड़ी मतलब 6 दांत, चवर्णक दांतों की संख्या। 15वां क्वेश्चन है परागकोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। तो परागकोश में होता है परागकण, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां है द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में। तो इसका राइट आंसर है आवृतबीजी पौधों में। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है बाह्यदल, अंडाशय, परागकण या फिर बीजांड। इसका भी सही आंसर है परागकण, तीसरा ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 44, 45, 46 या फिर 47। तो इसका राइट आंसर है 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं, 46 आपका राइट आंसर है। 19वां है केंद्रक का निर्माण होता है DNA से, प्रोटीन से, RNA से या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर है केंद्रक का निर्माण न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है, यही आपका राइट आंसर है। 20वां है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शंस हैं अमीबा में, यीस्ट में, प्लेज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में। तो इसका आपका राइट आंसर है यीस्ट में, दूसरा ऑप्शन आपका सही है यीस्ट में। अब ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ से हमारा वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न।
मानव नेत्र क्या है? पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र क्या है, इसकी क्रियाविधि को लिखिए। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार की रंग बिरंगी चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। किसके द्वारा? मानव नेत्र द्वारा। क्रियाविधि है इसमें। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। प्रकाश सुग्राही पर्दा, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये है मानव नेत्र क्या है, इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, यह कैसे ज्ञात होता है कि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक या गतिमान आवेशित कण के चारों ओर अंतरिक्ष में एक क्षेत्र है जहां एक अन्य चुंबक या गतिमान आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही तार में गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3 ए हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आइए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक तार है, इसकी लंबाई है L और इसमें रो प्रतिरोधकता है और इसका क्षेत्र मोटाई जो है ये है A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका A है। तो R बराबर होता है रो इंटू L/A। प्रतिरोधकता हर एक वस्तु का अलग अलग होता है वस्तु के अनुसार। तो ये हो गया R बराबर रो इंटू L/A ओम। इसका मात्रक होता है ओम। सिंबल के रूप में हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ओम। ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कि प्रतिरोध इसका 10 ओम है। ठीक, 10 ओम। तो हमारे पास रो इंटू L/A इसका हम मान दिया है 10 ओम। ठीक, हमें निकालना है R डैश रो इंटू L डैश अपॉन A डैश। और तो इसमें हम मान रख देंगे इसका अगले का हमें निकालना है जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3 हो। तो लंबाई L की जगह हम लोग L/3 रख देंगे बराबर रो L/3 इंटू 3A। इसका चूँकि रो इंटू L/A का मान 10 रो दिया है तो ये हो जाएगा 10/3 ओम। ये है आपका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में चौथा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सबसे पहले हमें दे क्या रखा है ये देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई की, यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F है हमारे पास 20 सेंटीमीटर।
F बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस है। ऑब्जेक्ट की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और U है कितना दिया है उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर। इसको -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, I यानी वस्तु की लंबाई और V, ये हमें निकालना है। इसका सूत्र क्या है, सूत्र होता है 1/F 1/V माइनस 1/U। इसका मान रख देंगे, F का मान है 1/20 बराबर 1/V, V का मान हमें पता नहीं है, माइनस 1/U का मान है -30। ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा, वापस से माइनस हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1/V बराबर 1/20 माइनस 1/30। इसका LCM हो जाएगा 60, तो 20 तियाँ 60, 3 माइनस 2, इसका हो जाएगा 1/60। यानी V का मान हमारे पास निकला 60 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। प्लस का मतलब है कि ये लेंस के दाईं ओर है, लेंस के दाईं ओर, प्लस का मतलब। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, यहीं कर देता हूँ, I/O बराबर V/U। इससे हम लोग वस्तु की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो I का मान हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर बराबर V है, अभी अभी निकाला है हमने 60 सेंटीमीटर, 60/U है माइनस का 30, माइनस का 30, ये 30 -2 हो जाएगा, इसलिए I बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब I बराबर -10 सेंटीमीटर निकल चुका है, इसलिए वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वह वास्तविक तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। यह है आपका राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये दीर्घ उत्तरी का हो गया। फिर अथवा करके है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। उसके बाद ख खंड शुरू हो रहा है, लघु उत्तरी प्रश्न। आप प्रश्न देख लीजिए, इसको हमने टाइप कर रखा है, वहाँ से उत्तर देखते हैं। संचारण को उदाहरण देकर समझाइए कि क्यों सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। मेंडलीफ की प्रारंभिक आवर्त सारणी के दोष बताइए, इसका निवारण अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की एक विधि। जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। हमें वन एवं वन्यजीव संरक्षण क्यों करना चाहिए, जीवाश्म क्या है, यह कैसे बनता है। इसको हमने टाइप कर रखा है, आइए उत्तर देखते हैं बारी बारी से। अथवा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सिद्धांत है इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। इसकी क्रियाविधि क्या है, आइए देखते हैं। क्रियाविधि, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बलयुग्म
के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमने लगते हैं, किंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती है। विभक्त वलय का महत्व क्या है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। ये आंसर आपका बड़ा है, लेकिन ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको पूरा लिखते हैं तो आपको 6 नंबर टोटल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका नामांकित चित्र देखते हैं। ये विद्युत मोटर का नामांकित चित्र है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, संक्षारण को उदाहरण देकर समझाइए। शुद्ध धातुओं की सतह पर हवा, नमी या किसी रसायन जैसे एसिड की क्रिया से धीरे धीरे नष्ट होने को संक्षारण कहा जाता है। जब किसी लोहे की वस्तु को काफ़ी समय तक नम हवा में रखा जाता है तो उसकी सतह पर एक लाल भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है, जिसे जंग कहते हैं। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे और स्टील में जंग लगना। 6वां क्वेश्चन है, समझाइए कि क्यों सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। उत्तर देखते हैं। अभिक्रियाशील श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर है, जो यह दर्शाता है कि यह सिल्वर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। इस प्रकार जब एक कॉपर के तार को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है और नीले रंग का कॉपर नाइट्रेट विलयन बना देता है। ठीक, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। ये दोनों आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडलीव की प्रारंभिक आवर्त सारणी के दोष बताइए। इसका निवारण मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में किस प्रकार किया गया? तो मेंडलीव की प्रारंभिक आवर्त सारणी के दोष देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है। इस श्रेणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस सारणी में कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का क्रम ठीक प्रकार नहीं है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई एक निरूपित स्थान न होना, ये थे मेंडलीव की प्रारंभिक आवर्त सारणी के दोष। अब उसका निवारण किस प्रकार से हुआ, आइए देखते हैं। निवारण, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी का आवर्त फलन परमाणु द्रव्यमान को माना था, जिसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी ने इसे बदलकर परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी ने समान गुणों वाले तत्वों को अलग किया, जिससे कि असमान गुण वाले तत्व अलग हो गए थे। उत्कृष्ट गैसों को उनके रासायनिक गुणधर्म के अनुसार उचित स्थान में रखा गया। समस्थानिक तत्वों को भी उनके उचित स्थान में रखा गया। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था। आप अगर चाहें तो ये लिखें या फिर ये अथवा करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने की विधि आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। यह एक केलासीय पदार्थ है। इसको 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। ये समीकरण है उसका। CaSO4 × 2H2O 373 केल्विन तक गर्म करेंगे, उसके बाद CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O। CaSO4 के 2 इकाई अणु
जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं, अतः इसे CaSO4 इंटू हाफ H2O भी लिखा जा सकता है। इसे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं, चूँकि इसमें आधा अणु जल होता है। अब जल के साथ इसकी अभिक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है, जो कठोर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का यह गुण अत्यंत उपयोगी होता है। 8वां प्रश्न है, अब यहाँ से आपका खंड ग शुरू हो रहा है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? उत्तर है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जड़, तना तथा पत्तों में उपस्थित वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। 9वां क्वेश्चन है, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न ये दोनों हैं, 8वां और 9वां। तो 9वां प्रश्न है, हमें वन एवं वन्यजीव संरक्षण क्यों करना चाहिए? आंसर है, वन को निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण में गैसीय संतुलन बनाने के लिए, फल, मेवे, सब्जियां तथा औषधियां प्राप्त करने के लिए, इमारती तथा जलाने वाली लकड़ी प्राप्त करने के लिए। ये दोनों आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, लघुत्तरीय प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, जीवाश्म क्या है, यह कैसे बनते हैं? जीवाश्म पौधों और जानवरों जैसे जीवों के प्राकृतिक रूप से संरक्षित अवशेष हैं, जो बहुत समय पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। जीवाश्मों का निर्माण, जीवाश्म आमतौर पर तब बनते हैं जब जीव विभिन्न कारणों से मर जाते हैं और दफन हो जाते हैं। जीवों के शरीर या अवशेष फिर राख, रेत, लावा या मिट्टी से ढक जाते हैं और उन पर परतें बन जाती हैं। दबाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण ये परतें समय के साथ सख्त हो जाती हैं। प्रत्येक परत पर उस भूगर्भिक समय को इंगित करती है जिसके दौरान ये जीव दबे हुए थे। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी हैं? किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं, वैसेक्टोमी अथवा नसबंदी ये और नलबंदी, ये दोनों अस्थायी विधियां हैं। इसमें वैसेक्टोमी में है, नसबंदी में, इसमें पुरुषों की दोनों शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। ट्यूबेक्टोमी अथवा नलबंदी, इसमें महिला की दोनों अंडवाहिनियों को काट कर बांधते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। अथवा क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोजन को सरल घुलनशील रासायनिक यौगिकों में तोड़ दिया जाता है, जो फिर शरीर द्वारा पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किया जाता है। भोजन शारीरिक रूप से, मुंह से या रासायनिक रूप से एंजाइमों द्वारा पचता है। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। मुंह में भोजन दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर इसे लार के साथ मिलाया जाता है। एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, फिर भोजन ग्रसनी के माध्यम से ग्रासनली में चला जाता है। क्रमांकुंचन गति द्वारा भोजन ग्रासनली से पेट की ओर बढ़ता है। पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम भोजन को और अधिक तोड़ देते हैं। पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूस से प्रोटीज एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है। फिर भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम और लीवर से निकलने वाला पित्त छोटी आंत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है।
पित्त वसा का पाचन करता है। अग्नाशय द्वारा जारी एंजाइम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। अवशोषण छोटी आंत के अन्य दो भागों जेजुनम और इलियम में होता है। अपाच्य भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। अपाच्य भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में पानी का अधिकतम अवशोषण होता है। फिर अपशिष्ट मल के रूप में मलाशय में प्रवेश करता है जो गुदा से बाहर आता है। ये था पाचन क्रिया का वर्णन। इसका नामांकित चित्र देखते हैं। ये है पाचन क्रिया का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कक्षा 10 का प्री बोर्ड का साइंस का पेपर, जिसका हमने पूरा सॉल्यूशन देखा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।